चलिए आज हम बात करेंगे फाइन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, मतलब बैक्टीरिया के संरचना के बारे में, कोशिकीय संरचना के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने बात किया था जीवाणुओं में कशाभिकीकरण। ठीक है, जीवाणुओं में कशाभिकीकरण के बारे में बात किया था। तो इसमें हमने देखा था कि जो बैक्टीरियाज होते हैं ये जल एवं अचल दोनों ही प्रकार के होते हैं, है ना। मतलब अचल वे होंगे जिनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा, और जल वे होंगे जिनमें फ्लैजिला पाया जाएगा। ठीक है, तो इनमें अलग अलग प्रकार के जो फ्लैजिलेशन है वो पाए जाते थे। तो इसमें हमने देखा था कि एट्राइकस मतलब जिनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता था, मोनोट्राइकस जिसमें सिर्फ एक ही फ्लैजिला पाया जाता था, लोफोट्राइकस जिसमें बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर जो कशाभिकाएँ हैं उसके जो गुच्छे हैं, फ्लैजिला के गुच्छे पाए जाते थे, बंच ऑफ फ्लैजिलास पाए जाते थे। ठीक है, तो उसको लोफोट्राइकस कहते थे। इसके बाद था एम्फीट्राइकस। तो एम्फीट्राइकस में क्या होता था कि बैक्टीरिया के दोनों सिरे में सिर्फ एक एक ही फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो इसको एम्फीट्राइकस कहते थे। उसके बाद था पेरीट्राइकस। पूरे बॉडी में बैक्टीरियल सेल के पूरे भाग में जब क्या पाए जाते थे, फ्लैजिला पाए जाते थे, तब फ्लैजिला पाए जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीट्राइकस फ्लैजिला कहते हैं। इसके बाद था सिफेलोट्राइकस फ्लैजिलेशन। ठीक है, तो सिफेलोट्राइकस में क्या होता है कि किसी बैक्टीरिया के एक इंड पर दो या दो से अधिक जब क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, लोफोट्राइकस कहते थे। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे इसमें फाइन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया में क्या क्या पाए जाते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें सेल वाल है, सेल वाल के बाद सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड पाया जाता है, न्यूक्लियोइड इसके अलावा भी इसमें क्या पाया जाता है, प्लाज्मिड एंड ईपिसोम पाए जाते हैं, और इसके बाद फ्लैजिला और पीली भी इनमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर सेल वाल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सेल वाल के बारे में। ठीक है, तो सेल वाल के बारे में बात करते हैं। तो ये जो जीवाणु कोशिका के चारों तरफ एक मोटी तथा कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, जीवाणु कोशिका के चारों तरफ, है ना, क्या पाई जाती है, एक मोटी, है ना, तथा कठोर जो कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है, जो इन्हें निश्चित आकार देकर प्रतिकूल वातावरण से बचाती है। जो इसको क्या करती है कि निश्चित आकार देती है और प्रतिकूल वातावरण से इसको क्या करती है, बचा करके रखती है। मतलब ये जो सेल वाल है इसको साइटोप्लाज्म को बचाने के कार्य में ये क्या होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं कि इसकी कोशिका भित्ति ग्रेन्युलर होती है। ग्रेन्युलर जो सेल वाल है वो इसमें क्या होता है, पाया जाता है, ग्रेन्युलर सेल वाल इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसके पश्चात देखते हैं ग्रेन्युलर सेल वाल के बाद की, यद्यपि जीवाणु की विभिन्न जातियों में कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन समान नहीं होता। मतलब अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें की जो कोशिका भित्ति का जो रासायनिक संगठन है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। कोशिका भित्ति का जो रासायनिक संगठन है वो क्या क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, एक एक नहीं होता है ना। इसके अलावा देखते हैं कि एसिटाइल ग्लूकोसामिन तथा एसिटाइल म्यूरामिक एसिड कोशिका भित्ति के जो होते हैं वो आधारभूत तत्व होते हैं। तो एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जो होते हैं वो बैक्टीरियल वाल के क्या होते हैं, बैक्टीरियल वाल के आधारभूत तत्व ये होते हैं। कौन, एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, आधारभूत घटक होते हैं। तो ये दोनों पदार्थ लगभग बराबर मात्रा में जो कोशिका भित्ति है उसमें पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो पॉलीसेकेराइड है ना, इसके अतिरिक्त जो पॉलीसेकेराइड तथा अमीनो अम्ल भी यहाँ इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है। तो कुछ जीवाणुओं में लिपिड भी कोशिका भित्ति का एक अभिन्न अंग होता है। कुछ जो जीवाणु होते हैं उसमें जो लिपिड्स होते हैं ये भी कोशिका भित्ति का क्या होता है, एक अभिन्न अंग होता है। इसमें भी कोशिका भित्ति में भी जो लिपिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। सभी घटक मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकान तथा म्यूकोपेप्टाइड नामक बहुलक निर्मित करते हैं। ठीक है, ये सभी जो घटक होते हैं, कोशिका भित्ति के जो घटक होते हैं वो सभी घटक मिल करके पेप्टाइडोग्लाइकान अथवा म्यूकोपेप्टाइड नामक जो बहुलक है इसे क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, पॉलीमर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में कोशिका भित्ति में म्यूकोपेप्टाइड की मात्रा 80% तक होती है, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में केवल 3 से 12% तक ही होती है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकान जो होता है वो अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं कुछ जीवाणु में कोशिका भित्ति के चारों तरफ अवपंख यानी कि स्लाइम की बनी हुई परत पाई जाती है।
जो वृद्धि के साथ फूलकर तथा कठोर होकर एक मोटी परत को क्या कर देती है, बना देती है, ठीक है, जिसे कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया में कैप्सूल का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये फॉर्मेशन, कैप्सूल का फॉर्मेशन किससे होता है, तो कुछ जीवाणु की कोशिकाओं की भित्ति के चारों ओर अवपंख यानी कि स्लाइम की बनी हुई एक परत पाई जाती है। यही जो स्लाइम है वो फूल करके क्या हो जाता है, वृद्धि के साथ फूल करके क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, जो कि इसका कठोर होकर के एक मोटा परत बना देता है, जिसे कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, तो यह विशेष खोल के रूप में रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है। मतलब जिस प्रकार से जो सेल वाल है ना, वो साइटोप्लाज्म की रक्षा करता है, उसी प्रकार से इसके चारों ओर अवपंख की बनी हुई एक कठोर भित्ति और बन जाती है, खोल बन जाता है, जो भी बैक्टीरिया को क्या करता है कि ये बाह्य वातावरण से या फिर प्रतिकूल वातावरण से बचा करके रखने का कार्य करता है। ये जो होता है वो डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रीन, लेवान तथा अल्प मात्रा में सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, जो अवपंग होता है वो, जिसे जीवाणु में कैप्सूल पाया जाता है। जिन जीवाणुओं में कैप्सूल पाया जाता है उन्हें कैप्सूल युक्त यानी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। कैप्सूल युक्त जीवाणु बीमारी के कारक होते हैं। मतलब कैप्सूल जिनमें पाया जाता है वो बैक्टीरिया बीमारी करने के योग्य होते हैं, बीमारी करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी प्रकार के प्रकीर्णकों का जो प्रभाव है वो असर नहीं होता है, और ना ही श्वेत रक्त कणिकाएं ही इसका भक्षण कर पाती हैं। मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं भी इनको समाप्त नहीं कर पाती हैं, जिस कारण से ये रोग को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं कि कोशिका झिल्ली। आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली। सबसे पहले तो इसमें हो गया ये सेल वाल। ठीक है, सेल वाल के इसमें हमने देखा था ठीक है, इसके बाद सेल वाल के जस्ट ऊपर क्या पाया जा रहा है, देखो म्यूसिलेज। ठीक है, तो यही जो अवपंख का बना हुआ होता है, ये जो म्यूसिलेज है यही किसका बना हुआ होता है, ये अवपंख का बना हुआ होता है ना, जो कि बैक्टीरिया को है ना बीमारी उत्पन्न करने में क्या करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे में क्या पाया जाता है, सेल वाल। उसके जस्ट नीचे में पाया जाता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या पाया जाता है इसके जस्ट नीचे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं, कोशिका झिल्ली के बारे में या सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति के नीचे जीव द्रव्य के चारों तरफ एक पतली झिल्ली पाई जाती है। जीव द्रव्य के चारों तरफ क्या पाई जाती है, एक पतली झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, जीव द्रव्य के चारों तरफ यहाँ पर देखिए ये वाला भाग, ये एक पतली झिल्ली पाई जा रही है। तो इसी पतली झिल्ली को क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। बैक्टीरिया के संबंध में इसी को क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। पतली झिल्ली पाई जाती है इसको। ठीक है, तो यह प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। ठीक है, इसको लिपोप्रोटीन भी कहा जा सकता है। तो ये प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है ना। तो कोशिका से गोलाकार प्रवर्धक के रूप में संरचनाएं निकलती है, जिसको मीजोसोम कहा जाता है। कोशिकाओं से देखिए, कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली से एक प्रवर्धक के समान संरचना निकलती है, जिसको क्या कहा जाता है, मीजोसोम कहा जाता है। तो यही जो मीजोसोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करता है बैक्टीरिया के अंदर में। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी द्रव्य भरा हुआ होता है उसको एक साथ क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में भरे हुए द्रव्य को क्या कहते हैं, भरे हुए द्रव को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे जो पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे कि हमें क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो जीवाणु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये डीएनए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड कहते हैं क्योंकि इसके चारों ओर है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो आवरण है वो नहीं पाया जाता है, जिस कारण से इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्योंकि ये प्रिमिटिव सेल होता है, तो प्रिमिटिव सेल होने के कारण इनमें स्पष्ट केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए के तंतु को छोड़कर शेष भाग कोशिका द्रव्य होता है। तो ये कणिका में तथा पारदर्शक रचना के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें क्या क्या पाया जाता है देखते हैं। तो इनके जो साइटोप्लाज्म है इसमें साल्ट्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड। ठीक है, साल्ट, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, फैट पाए जाते हैं, वो एंजाइम्स पाए जाते हैं, और वॉल्यूटिन जो ग्रेन्यूल्स हैं वो भी पाए जाते हैं। तथा असंख्य इनमें 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, 80s राइबोसोम यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें
रिक्तिकाएं मिजोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ इनमें क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये वेल डेवलप सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और वेल डेवलप सेल ऑर्गेनेल्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे हुए होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। अब न्यूक्लियोइड के बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियोइड हम किसको कहते हैं, देखिए ये वाला भाग जो है वो न्यूक्लियोइड है, ठीक है। न्यूक्लियोइड को छोड़ करके बाकी कोशिका द्रव्य के कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है न्यूक्लियोइड को छोड़ करके वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो साइटोप्लाज्म में सारी चीज़ पाई जाती है, इसमें पॉलीराइबोसोम की भी उपस्थिति हमको देखने को मिलती है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं 4th नंबर न्यूक्लियोइड के बारे में, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड के बारे में बात करते हैं, या प्राथमिक केंद्रक जिसको कहा जाता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि जीवाणुओं में प्राथमिक प्रकार का केंद्रक यानी कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मतलब वेल डेवलप न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता, और इसके न्यूक्लियोइड के चारों ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आवरण नहीं पाया जाता, मतलब स्पष्ट न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी डेवलप्ड न्यूक्लियस यहाँ पर एब्सेंट होता है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। जिसमें केंद्रक भित्ति न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस का भी यहाँ पर क्या होता है, अभाव होता है, एब्सेंट होते हैं इसमें। इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। यह केवल 700 से 1400 माइक्रोन लंबे, है ना, रिंग वाले डीएनए तंतु का बना हुआ होता है, ठीक है। ये डीएनए तंतु का बना हुआ होता है। द्विगुणन के समय डीएनए का कुंडलन के जो सूत्र होते हैं वो खुल जाते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप दो वलित यानी कि डीएनए तंतु जो है वो क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ठीक है। दो डीएनए तंतु यहाँ से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जीवाणुओं के इस न्यूक्लियोइड को केंद्राव, है ना, या फिर जीनोफोर भी कहते हैं। न्यूक्लियोइड के अलावा इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीनोफोर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं प्लाज्मिड या इपीसोम की। तो ये प्लाज्मिड या इपीसोम क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कभी कभी जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में मुख्य डीएनए तंतु के अलावा और भी कुछ डीएनए पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, डीएनए के खंड पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, प्लाज्मिड कहते हैं। जब ये प्लाज्मिड या दूसरी अनुवांशिक इकाइयाँ मुख्य रूप से तो डीएनए से संयुक्त अवस्था में पाई जाती है तथा इसे क्या कहा जाता है, इपीसोम कहते हैं, ठीक है। जब ये प्लाज्मिड जो होते हैं या दूसरी आनुवंशिक इकाइयाँ मुख्य डीएनए से संयुक्त अवस्था में पाई जाती है तब इसको, यदि ये अलग रहे तो इसको प्लाज्मिड कहेंगे, और यदि मुख्य इकाई के साथ ये जुड़ा हुआ हो डीएनए के साथ तब इसको क्या कहेंगे, इपीसोम कहेंगे, ठीक है। तो ये लघु अनुवांशिक इकाइयाँ अनुवांशिक संवहन तथा अनुवांशिक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या लेती हैं, ये भाग लेते हैं, ठीक है। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में भाग लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कसाभिका और रोम, ठीक है। कसाभिका और रोम के बारे में बात करते हैं। फ्लैजिला एंड पिलीज, ठीक है। तो चल जीवाणुओं में बड़े, है ना, रोमों के रूप में कसाभिकाएं पाई जाती है, जो कि 4 से 5 माइक्रोन तक लंबी होती है तथा केवल 2 केंद्रीय तंतुओं से बनी हुई होती है। केवल ये कितने तंतुओं से बनी होती है, 2 केंद्रीय तंतुओं से यहाँ पर ये बनी होती है। जैसे इसमें भी ये दिखाई दे रहा है फ्लैजिलम, ठीक है। फ्लैजिलम के बारे में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। फ्लैजिला ये 2 केंद्रीय तंतुओं से क्या होता है, मिलकर के बना हुआ होता है, और ये बैक्टीरिया को चलने में, लोकोमोशन में सहायता करता है, ठीक है। प्रचलन में सहायता करता है, प्रचलन करने का कार्य ये करता है, ठीक है। कुछ जीवाणु जो होते हैं ग्राम ऋणात्मक की बाह्य सतह पर अत्यंत सूक्ष्म रोमिल उपांग पाए जाते हैं, जिन्हें पिली या फिम्ब्री फिम्ब्री कहते हैं, ठीक है। पिली या फिम्ब्री कहते हैं, किसको कहेंगे, मतलब जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसके चारों तरफ देखते हैं तो बहुत सारे छोटे 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 क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको पिली कहते हैं, पिली, ठीक है। पिली या फिम्ब्री इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये रचनाएं जीवाणुओं को किसी सतह पर विपरीत लिंग के जीवाणुओं से लैंगिक प्रजनन के समय चिपकने या कॉन्जुगेशन, है ना, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में सहायता करते हैं। मतलब ये जो पीली होते हैं ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में, है ना, रिप्रोडक्शन के समय कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन के समय जो मेल बैक्टीरिया के डीएनए फीमेल बैक्टीरिया में इसी नलिका के द्वारा क्या होते हैं, संयुग्मित होते हैं, इसी नलिका के द्वारा प्रवेश करके संयुग्मित होते हैं,
ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं कशाभिका की संरचना। तो जैसे हमने बताया था अभी कि जीवाणुओं में जो कशाभिकाएं होती है उनकी लंबाई जो होती है लगभग 4 से 5 माइक्रोन तक की होती है, ठीक है। तथा ये फ्लैजेलिन नामक प्रोटीन की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? फ्लैजेलिन नामक प्रोटीन के अणुओं की श्रृंखला की बनी हुई होती है, अणुओं की श्रृंखला की बनी हुई होती है और कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित एक विशेष कण से निकलती है, जिनको क्या कहते हैं? आधारीय कण या बेसल बॉडी कहते हैं। बेसल बॉडी से ये निकलती है, जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है बेसल बॉडी, ठीक है। बेसल बॉडी से निकलती है जो फ्लैजिला होता है वो, ठीक है। और आगे इसको कॉन्जुगेशन के बारे में हम अगले वीडियो में बात